जरा सोचिए, एक आम सा लड़का जिसके पास ना तो कोई शाही सेना है और ना ही बेहिसाब दौलत, और वो आगे चलकर पूरे भारत का पहला महान सम्राट बन जाता है। आज के इस चर्चा में हम एक ऐसी ही महाकाव्य यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। इसमें एक्शन है, राजनीति है, ड्रामा है और एक ऐसा क्लाइमैक्स है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की, एक ऐसे शासक की जिसने पहले तो पूरे उपमहाद्वीप को एकजुट किया और फिर अपने जीवन के अंत में सब कुछ त्याग कर एक घुमक्कड़ सन्यासी का जीवन अपना लिया। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं और इस बेमिसाल सफर के हर एक पहलू को डिकोड करते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि एक इंसान जिसके पास अपार शक्ति है, जिसके कदमों में एक विशाल उपमहाद्वीप है, वो अचानक एक भिक्षु बनने के लिए अपनी पूर्ण सत्ता कैसे छोड़ सकता है? मतलब कोई ऐसा क्यों करेगा? ये उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। और सच कहूं तो इस अविश्वसनीय अंत को समझने के लिए हमें इस नायक की यात्रा को बिल्कुल शुरुआत से देखना होगा। हमें ये समझना होगा कि सत्ता के उस सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचने का उनका रास्ता आखिर कैसा था। तो आइए कहानी के पहले चरण से शुरू करते हैं, प्रारंभिक जीवन और चाणक्य। यहीं से एक युवा लड़के के भीतर छिपे स्वाभाविक नेतृत्व और कमाल के युद्ध कौशल की पहली झलक दुनिया को मिलती है। साल था लगभग 340 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त की शुरुआत बिल्कुल साधारण थी। वो किसी बड़े महल में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन कहते हैं ना, साधारण शुरुआत के बावजूद कुछ लोगों का भाग्य असाधारण होता है। बचपन से ही उनमें वो स्पार्क था, नेतृत्व करने की वो क्षमता थी जिसने इतिहास के एक बहुत ही शानदार रणनीतिकार का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। और यही एंट्री होती है चाणक्य की, एक मास्टर टीचर और रणनीतिकार। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस वक्त मगध के राजा धनानंद ने अहंकार में आकर चाणक्य का बहुत बड़ा अपमान कर दिया था, और बस वहीं से चिंगारी भड़क उठी। चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि वो इस शक्तिशाली नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अपनी इस प्रतिशोध की आग और विजन को पूरा करने के लिए उन्होंने युवा चंद्रगुप्त को चुना। उन्हें राजनीति से लेकर युद्ध नीति तक हर चीज की कड़ी ट्रेनिंग दी गई। गुरु और शिष्य की ये जोड़ी अब इतिहास बदलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और इसके साथ ही हम आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, नंद वंश का अंत। यहीं से उस ग्रैंड मास्टर प्लान का असली और नाटकीय एक्शन शुरू होता है। देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ये एक बेहद ही सिस्टमैटिक प्रोसेस था। सबसे पहले एक मजबूत सेना तैयार की गई, फिर एक सटीक रणनीति के साथ मगध पर आक्रमण किया गया। कड़े संघर्ष के बाद वो दिन आ ही गया जब धनानंद को हरा दिया गया। और ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी दोस्तों, ये एक पूरे साम्राज्य का पतन था, जिसके खंडरों पर मौर्य वंश की मजबूत नींव रखी गई। सत्ता हाथ में आते ही चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को अपने नए नव एकीकृत उत्तर भारत की राजधानी बनाया। उन्होंने सिर्फ एक जगह पर राज नहीं किया, बल्कि आसपास के छोटे छोटे राज्यों को व्यवस्थित रूप से अपने साम्राज्य में मिलाते चले गए। एक तरह से उन्होंने पूरे उत्तर भारत को एक सिंगल फॉर्मिडेबल राजनीतिक शक्ति के रूप में पिरो दिया था। लेकिन एक महान शासक का सफर चुनौतियों के बिना कहाँ पूरा होता है। तीसरा चरण, सेल्यूकस से युद्ध और एक ऐतिहासिक संधि। अब सामना एक बहुत बड़ी विदेशी ताकत से था। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। सामने था सेल्यूकस प्रथम निकेटर, जो सीधे सिकंदर महान का एक प्रमुख सेनापति रह चुका था। सिकंदर के बाद सेल्यूकस ने सोचा कि क्यों ना भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस बार उसका सामना बंटी हुई रियासतों से नहीं, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल और एकजुट सेना से होने वाला है। इस जबरदस्त टक्कर में मौर्य सेना ने यूनानी कमांडर को करारी शिकस्त दी, और इस जीत के बाद जो शांति संधि हुई ना, उसने प्राचीन विश्व में शक्ति के पूरे संतुलन को ही पलट कर रख दिया। हार के बाद सेल्यूकस को अपने कई उत्तर पश्चिमी इलाके मौर्य साम्राज्य को सौंपने पड़े, लेकिन इसके बदले में चंद्रगुप्त ने जो किया वो कूटनीति का एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने सेल्यूकस को एक खास उपहार दिया, और वो उपहार क्या था? पूरे 500 युद्ध हाथी। जरा सोचिए, एक साथ 500 हाथी। ये सिर्फ एक रिटर्न गिफ्ट नहीं था, बल्कि दुनिया को अपना दमखम दिखाने का एक सीधा और स्पष्ट तरीका था। ये बताता था कि चंद्रगुप्त की सैन्य शक्ति और उनके संसाधन आखिर कितने विशाल हैं। खैर, युद्ध तो जीत लिए, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को चलाया कैसे जाए? तो चलिए बात करते हैं चौथे पहलू की, मौर्य प्रशासन और व्यवस्था।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चंद्रगुप्त जितने खतरनाक योद्धा थे उतने ही ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। साम्राज्य की रीढ़ थी उनकी विशाल सेना। इसके अलावा एक ऐसा जबरदस्त गुप्तचर नेटवर्क था जो हर कोने की खबर रखता था। इकोनॉमी को चलाने के लिए टैक्स कलेक्शन का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बनाया गया, सड़कों का जाल बिछाया गया, व्यापार को बढ़ावा दिया गया और साम्राज्य को ठीक से चलाने के लिए हर प्रांत में योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई। सब कुछ एकदम सधा हुआ। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इतने पुराने समय की ये बारीक डिटेल्स हमें पता कैसे चलीं। तो इसका प्राइमरी सोर्स है अर्थशास्त्र, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनके गुरु और मेंटर चाणक्य ने लिखा था। राजनीति और प्रशासन का ये ग्रंथ अपने आप में एक मास्टरपीस है। और मजे की बात यह है कि हमारे पास सिर्फ अपने ही रिकॉर्ड्स नहीं हैं। एक ग्रीक राजदूत था मेगास्थनीज, जो सीधे चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। उसने अपनी मशहूर किताब इंडिका में इस पूरे सिस्टम का आंखों देखा हाल लिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर में मौर्य प्रशासन का कितना भौकाल था। और अब हम इस कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो आपको सबसे ज्यादा चौंकाएगा। 5वां और अंतिम अध्याय, वैराग्य और महान विरासत। यही वो पल है जहां कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है और एक बहुत गहरा मोड़ लेती है। जरा सोचिए, कोई अपनी मर्जी से असीमित सत्ता को कैसे छोड़ सकता है? लेकिन चंद्रगुप्त ने ठीक ऐसा ही किया। उन्होंने अपना सिंहासन, अपना राजपाट, सब कुछ स्वेच्छा से त्याग दिया। उन्होंने जैन धर्म अपनाया और जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की ओर निकल पड़े। बताया जाता है कि उन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में एक कठोर तपस्वी के रूप में तपस्या की। महलों के रेशमी बिस्तरों से लेकर कठोर आध्यात्मिक तपस्या तक का ये बदलाव सच में रोंगटे खड़े कर देता है। अगर हम उनकी इस पूरी टाइमलाइन को एक साथ देखें ना, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। 340 ईसा पूर्व के आसपास एक साधारण योद्धा के रूप में जन्म, फिर शक्तिशाली मगध पर विजय, दुनिया के महानतम सेनापतियों में से एक सेल्यूकस को हराना, और फिर लगभग 297 ईसा पूर्व में सत्ता के चरम से बिल्कुल दूर एक शांत तपस्वी भिक्षु के रूप में अंतिम सांस लेना। फर्श से अर्श तक और फिर वापस जमीन से जुड़ जाने का ये सफर इंसान के इतिहास की सबसे आकर्षक कहानियों में से एक है। लेकिन उनके जाने के बाद जो बचा वो थी एक ऐसी विरासत जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, पहली बार भारत का राजनीतिक रूप से एकीकरण किया, एक ऐसी शासन व्यवस्था दी जो सदियों तक मिसाल बनी रही, विदेशी आक्रमणकारियों को खदेड़ा और सही मायनों में भारत को उस समय की एक ग्लोबल पावर, एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। तो आज की इस चर्चा के अंत में मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, ज्यादा ताकत किस चीज में लगती है? एक विशाल सेना का नेतृत्व करके पूरे उपमहाद्वीप को जीतने में, या फिर सब कुछ हासिल कर लेने के बाद उसे अपनी मर्जी से पूरी तरह छोड़ देने के संकल्प में? चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन हमें सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ाता, वो हमें शक्ति और त्याग के सही मायने समझाता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।